फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हो गया। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 को खत्म हो गया। तो क्या युद्ध की, इस महायुद्ध के बाद क्या दुनिया में शांति आ गई? जवाब है नहीं, क्योंकि वॉर अगले वॉर की तैयारी करने का एक कारण बन गया। हाँ, आइए जानते हैं इस चैप्टर में राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में कि किस तरह से दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए इन डिक्टेटर्स की वजह से, हाँ, डिक्टेटर्स कौन होते हैं? वो जो पूरी कंट्री पे अकेले राज्य करते हैं उन्हें कहते हैं डिक्टेटर। एक तरह से समझ लो किंग, जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, जो एक अपने ही सिंगल लॉ से पूरे देश को चलाना चाहता है, वो व्यक्ति होता है डिक्टेटर। तो दुनिया में एक नई समस्या पैदा हो गई वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो डेमोक्रेसी दुनिया से कम होने लगी और पॉपुलर होने लगा डिक्टेटरशिप। तो टोटलिटेरियन, यस, मतलब किसी एक पार्टी का, क्या किसी एक व्यक्ति का पूरी गवर्नमेंट पे कब्जा हो जाना। इससे क्या खराबी है? इससे वो व्यक्ति अगर संतुलित तरीके से देश को आगे बढ़ा रहा है तो अच्छी बात है, जो कि संभव कम है। और अगर वह मनमाने तरीके से देश को विनाश की तरफ ले जा रहा है तो सोचिए, सिर्फ वो देश विनाश में नहीं जा रहा है, पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व क्या कर रहा है? एक नई तबाही की ओर बढ़ रहा है। और ऐसे ही 2 लीडर्स की कहानी है आज के इस चैप्टर में। हाँ, पहला लीडर है बेनिटिनो मुसोलिनी, या सिंपली मुसोलिनी, जो इटली के थे। और दूसरा डिक्टेटर जिसकी आज हम जिक्र करेंगे वो है एडोल्फ हिटलर फ्रॉम जर्मनी। तो इसीलिए पूरा लेसन ध्यान से देखिएगा, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस से अकॉर्डिंग है। थोड़ा सा मैंने इसमें कहानी भी इनकी इंक्लूड कर दी है ताकि आपका कंसेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो लेट्स बिगिन। तो जर्मनी, रशिया, इटली, स्पेन, ये वो 4 देश हैं जहां पर डिक्टेटरशिप डेवलप होने लगी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। और डिक्टेटरशिप दुनिया के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी होती है, मतलब जहां पे इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी, वहां पे ज्यादा पीस एंड हार्मनी होती है बिटवीन कंट्रीज। देशों के बीच में ज्यादा सहयोग होता है, क्योंकि सब सरकारों को जवाब देना होता है अपने पर्सन्स को, अपने नागरिकों को। और जब डिक्टेटर होता है वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास अकेले पूरा देश को चलाने का पावर होता है। वो अपनी आर्मी, अपनी मर्जी से सारा काम करता है। तो यहीं से वर्ल्ड की प्रॉब्लम शुरू। तो फैसिज्म, हाँ, ये 2 फिनोमेना इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। फैसिज्म, जो कि इटली में आया एक शब्द है। तो क्या है फैसिज्म, आइए पहले समझते हैं। तो फैसिज्म एक इटालियन वर्ड फैसियो, देखिए आपको इसका नाम और इसकी स्पेलिंग मिलता हुआ नजर आएगा। फैसियो वर्ड से बनाया गया है, जिसका शब्द का मतलब होता है लीग बनाना या यूनियन बनाना, एक संगठन बनाना, उसे कहते हैं फैसियो। तो फैसियो का एक और शब्द भी है, वर्ड फैसिस। इस फैसिस का मतलब होता है बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर एक स्टिक का ढेर या एक स्टिक का बंडल और उसके साथ में एक कुल्हाड़ी, जरा आप स्क्रीन पे देखिए, हाँ, इस फिगर को स्क्रीन पे देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये बहुत सारी स्टिक्स हैं, ये बहुत सारी स्टिक्स हैं और ये लगी एक कुल्हाड़ी, ठीक है? जी हाँ, ये लगी एक उसमें एक्स कुल्हाड़ी, इसको कहते हैं फेसिस। और इसी शब्द से बनाया गया है फैसिज्म। तो फैसिज्म कोई अर्थ है फैसिज्म का? हाँ भाई, फैसिज्म का मतलब होता है ऑटोक्रेसी करना, डिक्टेटरशिप करना। या एक फिलॉसफी है, एक डॉक्ट्राइन है जो कहती है कि पावर ऑफ द स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज वेस्टेड इन वन मैन ओनली। क्या कहना चाहते हैं फैसिज्म में? कि पावर किसके पास हो? वन मैन के पास हो, और वो व्यक्ति डिक्टेटर होगा। जी, इट इज कंपल्सरी फॉर अदर्स टू ओबे हिज ऑर्डर, और बाकी सब उसके क्या करेंगे? आदेश का पालन करेंगे। कल्पना करिए राजा वाला सिस्टम जो पहले हुआ करता था। हाँ, उसमें राजा के पास एकमात्र ये सारा पावर होता था देश का। राजा ही देश के सारे निर्णय लेता था, और जो निर्णय ले ले, सही गलत जो भी ले ले, वो सबको मानना पड़ता था। थैंक गॉड हमारे देश में ऐसा नहीं है। वर्ल्ड के ज्यादातर देशों में आजकल डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप अब दुनिया में ऑलमोस्ट ना के बराबर है। कुछ एक आध छोटे मोटे देश हैं, आइलैंड्स हैं, जहां पर आज भी किंग है, वरना अब दुनिया से डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी है। समझ गए ना? तो डिक्टेटरशिप का फैसिज्म, जिसका एक फिनोमेना है, एक तरीका है डिक्टेटरशिप करने का, वो दुनिया में प्रॉब्लम कॉज करेगा। आइए जाने इस फैसिज्म शब्द को लाने वाला व्यक्ति कौन है, कौन लाया इटली में फैसिज्म। और हमने तो डिस्कस कर लिया है कि बेनिटो मुसोलिनी है वो, जिन्होंने फैसिज्म इटली में इस्तेमाल किया, लाया। तो कैसे ये व्यक्ति, एक आम सा व्यक्ति, कैसे इतना ताकतवर बन गया और पूरे इटली पे कब्जा कर लिया? कैसे इटली जैसे एक बड़े विशाल देश, एक रोमन एम्पायर का एक पार्ट इटली, तो कैसे उसने कब्जा कर लिया? आइए थोड़ी सी इनकी कहानी के समझते हैं। तो जो मुसोलिनी थे वो खुद एक सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो चाहते हैं कि वर्कर्स का देश में, यस, पूरे देश में वर्कर्स का राज्य हो, जहां पे कोई बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट ना हो, बिजनेसमैन ना हो, सारा सब प्रॉपर्टी, सारे बिल्डिंग, सारे इंडस्ट्री, सारे फार्म्स, फील्ड्स किसके हों? वर्कर्स के हों। अर्थात एक ऐसा देश जहां सारा पावर वर्कर्स के हाथ में है। ऐसे देशों को, ऐसे व्यक्तियों को सोशलिस्ट मानते हैं।
तो ये खुद सोशलिस्ट थे, इनकी विचारधारा सोशलिस्ट थी, पर बाद में इन्होंने महसूस किया कि सोशलिस्ट के पास तो पैसे ही नहीं होते हैं, ये तो खुद वर्कर क्लास होते हैं। तो इन्होंने अपने आप को एंटी सोशलिस्ट बना दिया, अर्थात ठीक अपनी फिलॉसफी को उन्होंने उल्टा कर दिया मुसोलिनी जी ने, और बन गए एंटी सोशलिस्ट, क्योंकि इनको चाहिए थे फंड्स अपनी गवर्नमेंट चलाने के लिए, अपनी पार्टी खड़ी करने के लिए, अपने वॉलंटियर्स को तैयार करने। हाँ, और इस पैसे को देने वाले कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इंडस्ट्रियलिस्ट तो कभी नहीं चाहेंगे कि देश में क्या आ जाए? सोशलिज्म आ जाए, क्योंकि अगर सोशलिज्म आ जाएगा तो सारी इंडस्ट्री, सारी फैक्ट्री, सारी माइंस सब किसकी हो जाएंगी? वर्कर्स की हो जाएंगी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने इनको पैसा दिया, किसको? मुसोलिनी को पावर में आने के लिए फंड्स दिया, और इसीलिए वो बन गए एंटी सोशलिस्ट। और क्या किया उन्होंने? एक फैसियो बनाया, फैसियो मतलब एक यूनियन बनाया, एक एसोसिएशन बनाया जो वायलेंस कर सके, तबाह कर सके, मिटा सके इन सोशलिस्ट को। जो पहले कभी सोशलिस्ट थे, जो पहले कभी वर्कर का साथ देने वाले थे, आज वो वर्कर के खिलाफ वायलेंस कर रहे हैं। आज वो वर्कर्स को मारने के लिए खुद एक संस्था बना दिया इन्होंने, नाम रखा फैसियो। फैसियो मतलब लीग या एसोसिएशन। इनके जो वर्कर्स थे, इनके जो पार्टी के वर्कर्स थे, इनके वॉलंटियर्स थे, ये ब्लैक शर्ट्स पहनते थे, और इनका नाम रखा गया फासिस्ट पार्टी, हाँ, या फेसिस्ट पार्टी, क्योंकि ये फैसिज्म का सिंबल अपने पास लगाए रखते थे। फैसिज्म में मैंने बताया कि बंडल ऑफ स्टिक्स विथ एक्स, बहुत सारी स्टिक्स, डंडियां, यस, स्टिक्स मतलब छड़ियां, बहुत सारी छड़ी जिसको बंडल कर दिया गया है और साथ में कुल्हाड़ी लगा दी गई। तो ये लोग अपने सिंबल में क्या लगाते थे? फैसिज्म का सिंबल लगाते थे, इसीलिए इस पार्टी का नाम पड़ गया फैसिस्ट पार्टी। अब क्या हुआ? क्या ये रोम के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आओ जाने। तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कुछ अपने डिसीजंस बताए कि हम चाहते हैं किस तरीके से हमें देश को गवर्न करने दिया जाए। इन्होंने गवर्नमेंट को वार्निंग दिया कि हम अपने 40,000 वॉलंटियर के साथ पूरे देश की राजधानी, इटली की राजधानी कैपिटल है रोम, हम रोम पे हमला करने जा रहे हैं। और इन्होंने सच में अटैक कर दिया अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और जानते हैं क्या बेवकूफ सरकार है वहां की गवर्नमेंट ने लड़ाई भी नहीं की। अरे जब वो अटैक करने के लिए आ रहा है, मुसोलिनी अपने लोगों को लेकर के, अपने ही देश के लोगों को पे अटैक करने आ रहा है, तो क्या करना चाहिए? फाइट बैक करना चाहिए था ना? नहीं, यहां की गवर्नमेंट ने फाइट बैक नहीं किया। उल्टा उस समय जो वहां के देश के प्रधान राजा थे, एम्परर थे, नाम था विक्टर इमैनुअल, सबसे कमजोर राजा थे इटली के, हाँ, सबसे थके हुए, सबसे हारे हुए राजा थे। ये उल्टा क्या किए? ये मुसोलिनी को बोले, आओ भैया, हम पे हमला मत करो, तुम ही आके सरकार बना लो। तो वहां के गवर्नमेंट खुद ही इतनी कमजोर थी कि वो सोशलिस्ट लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, कम्युनिज्म का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। वहां की गवर्नमेंट खुद ही चाहती थी कि कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति हो जो देश में सोशलिज्म को रोक सके। देखा, वहां का राजा ही इतना कमजोर था, और इसने इन्वाइट किया मुसोलिनी को, आओ भैया तुम ही सरकार बना लो। और मुसोलिनी तो इस मौके का इंतजार कर रहे थे, मौके पे चौका। अब देश के लीडर बन जाएंगे कौन? मुसोलिनी। और मुसोलिनी तो जानते ही हो, उसके पास अपनी एक विशाल सेना थी, अपने ही सारे लोगों को, अपने पार्टी के वर्कर्स को, वॉलंटियर्स को देश की ही आर्मी में भर्ती कर दिया। और शुरू हुआ रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर मतलब तबाही का दौर। हर एक सोशलिस्ट, हर एक कम्युनिस्ट, हर एक दुश्मन को उन्होंने चुन चुन के क्या किया? मार दिया। देश में अपोजिशन ही खत्म कर दिया। कोई भी उनका विरोध करेगा उसका सर कलम, और अल्टीमेटली बन जाएगा देश का एब्सोल्यूट मास्टर। अब देश में सिर्फ उसका ऑर्डर चलेगा, उसका लॉ चलेगा। किसका देश में लॉ चलेगा? मुसोलिनी। और कुछ ही समय बाद जब वह देश का सबसे सुप्रीम लीडर बन जाएगा, तब वो किसी की नहीं सुनेगा। याद रखिएगा, राजा विक्टर इमैनुअल सिर्फ नाम का राजा था, पावर उसके पास कुछ नहीं था, सारा पावर मुसोलिनी के पास था। और मुसोलिनी ने अपनी इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आइलैंड ऑफ रोड्स को कब्जा कर लिया, और उसका पावर जब और बढ़ा तो सिटी ऑफ फियूम को कब्जा कर लिया, क्योंकि अब उसके पास क्या है? लोगों को यह विश्वास दिलाना था मुसोलिनी को कि हम रोमन एम्पायर की जो ग्लोरी है, हाँ, जिसके लिए दुनिया में जाना जाता है इटली, उस रोमन एम्पायर की ग्लोरी को उन्हें वापस दिलाएंगे। और देशवासी भी इसके बेहद चहेते बन गए, और लोग मुसोलिनी पर भरोसा करने लगे, और देश में लगातार ताकत, आर्मी बढ़ती रही। और अब हिटलर ने अपने पावर के दम पर अल्बानिया को जीत लिया, और अल्बानिया के बाद आखिरी गलती इटली की होने वाली है, और वह एबिसिनिया, इसको भी इटली ने जीत लिया 1936 में। लीग ऑफ नेशन नाम की एक वर्ल्ड बॉडी थी जिसने इटली को रोका, पर इटली को कोई रोक नहीं पाया। इटली ने एबिसिनिया को कब्जा भी कर लिया। इटली के पावर यहां पे नहीं रुके, और इसी की वजह से ही अब होने वाला है वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, वन ऑफ द रीजन है ये फैसिज्म, वर्ल्ड वॉर 2 का। और इटली इसमें बहुत बुरी तरह से हारने वाला है। इटली के लीडर मुसोलिनी बहुत बुरी तरह से अपने देश को बर्बाद करने वाले हैं, क्योंकि इटली की इसमें बेहद हार होने वाली है।
और हार भी होगी और साथ में सजा भी मिलेगी मुसोलिनी को। और मुसोलिनी को उसके ही देशवासियों ने क्या कर दिया, जैसे वो सबको एक्सिक्यूट कर रहा था, आज उसके साथ भी वही हुआ, उसका भी क्या हो गया, सफाया हो गया। इस तरह से फैसिज्म इटली में एंड हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के एंड में 1945 में। मुसोलिनी के मरते ही यह सिस्टम वहां पर खत्म हो गया। तो आइए थोड़ा सा जानते हैं क्यों फैसिज्म राइज किया इटली में। ये तो मुसोलिनी की कहानी थी। हाँ, अब फैसिज्म एक मूवमेंट है, फैसिज्म एक आंदोलन है जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आया। क्यों आया, कैसे आ पाया, कैसे एक व्यक्ति ने देश में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया? तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। पहला कारण है डिसकंटेंटमेंट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। और वो डिसकंटेंटमेंट किसकी वजह से था? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स की वजह से। तो ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, वर्साइल्स एक शहर का नाम है, पेरिस के पास एक सबब इलाका है जहां पर ये ट्रीटी साइन हुई थी। तो ट्रीटी किनके बीच में थी? ये ट्रीटी थी, ये समझौता था विनिंग कंट्रीज के बीच में, मतलब जीते हुए देश थे अमेरिका, इंग्लैंड, इटली भी जीता हुआ देश था उस समय, और हारे हुए देश के बीच में। तो विनर्स और लूजर्स के बीच में। और लूजर कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी। हाँ, ये लूजर थे। तो इटली जीता भी वर्ल्ड वॉर, इसका मतलब इटली ने वर्ल्ड वॉर इसीलिए लालच में जीता ही था, इसीलिए ज्वाइन किया था अलाइंस को कि उसे खूब सारी क्या मिलेंगी? टेरिटरीज मिलेंगी। उसको लालच थी कि टर्की, जर्मनी के बहुत बड़े हमें क्या मिलेंगे? हिस्से मिल जाएंगे, लैंड मिल जाएगी और इटली को हम और एक्सपेंड कर पाएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। इटली को सिर्फ क्या मिला? एक छोटा आइलैंड, नाम है ट्रोयोल। हाँ, एक पार्ट ऑफ द लैंड है, ट्रायोल मिल गया, ट्रेनिटो मिल गया, कोस्टल डेल्मीसिया मिल गया। ये छोटे छोटे प्लेसेस है जो इटली को प्राप्त हुए वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। ये वो लैंड्स थे जो पहले कभी इटली के हुआ करते थे। इटली को बस यही मिला। और इटली किस लालच से ज्वाइन किया था कि उसे बहुत लार्ज चंक ऑफ जर्मनी मिलने वाला है? नहीं मिला। He did not get the German Empire, ना टर्किश एम्पायर, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ब्रेक हो गए थे, है ना? इन कंट्रीज को ब्रेक कर दिया गया था। इटली को इस बड़े से हिस्से में कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ? दूसरा क्या रीजन बन गया? दूसरा रीजन बन गया इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी तो बर्बाद हुआ, इटली भी बर्बाद हो गया। अरे सर, इटली क्यों बर्बाद हो गया? क्योंकि इटली के बहुत सारे नागरिक, जर्मन सैनिक, सैनिक और इटालियन आर्मी, इटालियन कॉमर्स सब बर्बाद हो गया। इटली में जो ट्रेड और कॉमर्स था पूरी तरीके से खत्म हो गया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाती हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज एक तो बम से, तबाही से बर्बाद हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, उनके पास बिजनेस करने के लिए फंड्स नहीं होते हैं, और इसकी वजह से इटली भी बर्बाद हो गया। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट हो गया चारों तरफ, और सबसे बड़ी समस्या आई, फूड की शॉर्टेज आ गई। तो देश के लोग इस अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे, और वो खोज रहे थे एक सोल्यूशन, एक ऐसा व्यक्ति जो उन्हें यह यकीन दिलाए कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें खाने को यस आसानी से कम कीमत में भोजन मिल जाएगा। और ऐसा यकीन दिलाने वाला व्यक्ति था मुसोलिनी, इसीलिए वो राइज टू पावर कर गया। तीसरा रीजन कि क्यों फैसिज्म आया, वहां पर थी गवर्नमेंट बनी इटली में, और इटली में डेमोक्रेसी थी, गवर्नमेंट बनाई जा रही थी। डेमोक्रेसी मतलब होता है जिसमें लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। तो इटली में भी अपनी गवर्नमेंट थी, 1919 में उसमें डेमोक्रेसी आ गई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, ठीक है। बट वहां की डेमोक्रेसी एक स्टेबल डेमोक्रेसी नहीं थी, मतलब सरकार जिसको 5 साल तक चलना चाहिए था, भाई जैसे एक बार मोदी जी चुन गए देश में, तो 5 साल तक अब वो गवर्नमेंट बनी हुई है, गवर्नमेंट कैसी है, स्टेबल है। फिर अगली बार चुनाव होगा, फिर कोई व्यक्ति जीत के आएगा, फिर वो 5 साल तक चलेगा। तो वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, वहां पे किसी भी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही थी, कोई एक पार्टी पावर में नहीं आ रही थी। देश में 6 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 6 बार सरकार बनी और गिर गई। 6 कोalition गवर्नमेंट बनी सिर्फ 3 सालों में। तो जहां पे गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, जहां पे लोग अपने प्रधानमंत्री को नहीं चुन पा रहे हैं, वहां पे देश का क्या होगा? वहां पे देश में समस्याएं बढ़ेगी कि घटेगी? और यही हुआ, इटली बर्बाद होने लगा, इटली के प्रॉब्लम्स और एक्सपेंड होने लगे, देश में अनएम्प्लॉयमेंट, देश में स्ट्राइक्स, देश में रॉयट्स, दंगे होने लगे हर जगह। और एक ही व्यक्ति था जो इसकी जिम्मेदारी ले रहा था कि इन सब का सोल्यूशन मैं दूंगा, और वो था मुसोलिनी, और वो थी फैसिस्ट पार्टी। और क्या समस्या आई फैसिज्म की? इटली में क्लास कॉन्फ्लिक्ट हो, 2 तरह के क्लास डेवलप हो गए थे। एक थे वर्कर क्लास, अर्थात वो लोग जो पुअर थे, लैंडलेस थे, कहीं ना कहीं काम करते थे, और एक थे वो रिच इंडस्ट्रियलिस्ट जिनके पास बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी। और इन दोनों के बीच में चल रहा था, वर्कर्स क्योंकि लार्जर संख्या में थे और ये सोशलिस्ट थे, और जबकि इंडस्ट्रियलिस्ट वो एंटी सोशलिस्ट थे। समझ गए ना, सोशलिस्ट का विरोध करने वाले। अब दोनों के बीच में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, और कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी देश का भला नहीं होने वाला है। देश में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, देश में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आम आदमी वैसे ही परेशान है। जो कॉमन मैन है उसे सिर्फ प्रॉमिस मिल रही थी, क्या प्रॉमिस मिल रही थी? कि आपका इकोनॉमिक गुड होगा, आपका वेलफेयर होगा। तो जो भी ऐसा प्रॉमिस करेगा वो लोग उसको सपोर्ट करने को तैयार होंगे, क्योंकि देश एक बहुत बड़ी गरीबी, भुखमरी और अनएम्प्लॉयमेंट के दौर से गुजर रहा था। तो कॉमन मैन को क्या मिलना था? कुछ मिलना नहीं था, सिर्फ प्रोमिसेस मिल रही थी।
और इनकी प्रोमिसेस पूरी हो नहीं पा रही थी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट आ रही थी वो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो सफल नहीं हो पा रही थी, वो अपने पूरे ये टर्न्योर या 5 साल के टर्म को पूरा ही नहीं कर पा रही। अब समस्या आ रही है, जो सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से फैसिज्म को इतना हिट मिला, या जो कहे फैसिज्म सुपर हिट हो गया देश में, वो सबसे बड़ा कारण ये है, लोगों को डराया गया, लोगों को डर दिया गया किसका, देश में सोशलिज्म आने वाला है, देश में कम्युनिज्म आने वाला है। ये क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है? एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें वर्कर्स को, जिसमें आम जनता को माना जाता है कि वही सारे असेट्स के मालिक है। देश में जो फैक्ट्रीज होंगी, देश में जो फार्म्स होंगे, देश में जो इंडस्ट्रीज होगी, वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होगी, सब जनता की होगी। अर्थात सारे लोग मिल करके उसमें काम करेंगे और कोई भी उसमें मालिक नहीं होगा। नतीजा, ऐसे देश में सब वर्कर्स ही होंगे, कोई भी रिच या पुअर नहीं होगा, सब बराबर होंगे। ऐसा सिस्टम था सोशलिज्म। और सोशलिज्म से किसको डर था? सोचिए आपके पास इंडस्ट्री है, सोचो तुम्हारे पास कोई फैक्ट्री है, मारुति कंपनी है, सोचो तुम्हारे। अब हम तुमसे कहने वाले हैं कि सुनो, अब ये तुम्हारी कंपनी नहीं है मारुति, अब ये जितने वर्कर्स काम कर रहे हैं मारुति में, जो 10,000 वर्कर काम कर रहे हैं, वही सब इसके मालिक हैं। तो तुम चाहोगे तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारी कोई इंडस्ट्री छीन ले तुमसे? जवाब है नहीं। और यही हुआ। वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पैसे वाले बिजनेसमैन थे, है ना, उन्होंने सपोर्ट किया मुसोलिनी को, फंड्स दिए, पैसे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से फैसिज्म को तेजी से ग्रोथ मिली, क्योंकि लोगों को डराया जा रहा था। वहां पर जो सोशलिस्ट थे, जो वर्कर्स वाले क्लास वाले लोग थे, वो लोग इसको बढ़ावा दे रहे थे। वहां पर ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं देश में, पूरे देश में सोशल डेमोक्रेट्स ना आ जाए, कब्जा कर ले, या कम्युनिस्ट वाले लोग ना कब्जा कर ले। ये लोग किसके सपोर्टर थे? ये लोग रशिया के सपोर्टर। यहां लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरह से रशिया में रेवोल्यूशन आया था, रशिया में भी ऐसा ही हुआ था। रशिया में रेवोल्यूशन आया, नाम दिया बॉल्शेविक रेवोल्यूशन। और वहां पर क्या हुआ रशियन रेवोल्यूशन में? वहां के सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारी गवर्नमेंट को वर्कर्स ने मिलकर मार डाला, खत्म कर डाला। हाँ, और 1917 में वहां पर वर्कर्स का कब्जा हो गया पूरे देश में। वहां पे पूरे देश में वर्कर्स ही देश के मालिक बन गए। तो ऐसा रेवोल्यूशन कहीं इटली में ना आ जाए, तो कहीं ऐसा ना हो कि रशिया का रेवोल्यूशन देख के सारे कम्युनिस्ट, सारे वर्कर्स क्या हो जाएं, देश में कहीं बगावत ना कर दें, कहीं रेवोल्यूशन ना कर दें। और पीजेंट्स को भी इनसे सपोर्ट मिल रहा था। पीजेंट्स मतलब वर्कर्स या फार्मर्स। फार्मर्स जो थे वहां कर, वो भी क्या करने लगे थे, धीरे धीरे लैंडलॉर्ड्स थे, जो बड़े रिच फार्मर्स थे, और वर्कर्स ने अपने देशों में स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। समय समय पे वो इंडस्ट्रियों पे हमला कर रहे थे, फैक्ट्रियों पे लूट रहे थे। फैक्ट्री मालिक, जिसको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, वो लोग अब अपने आप को बचाने के लिए किसी न किसी को सपोर्ट करेंगे, और वो था फैसिज्म को सपोर्ट। तो जो ये कम्युनिस्ट लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे कि किस तरीके से गवर्नमेंट को हटाना है, वहां की गवर्नमेंट को रिमूव करना है। और वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी इनको। वहां की गवर्नमेंट चाहती थी कि देश में सोशलिज्म न आए, कम्युनिज्म न आए तो एंटी सोशलिज्म, अर्थात एक कैपिटलिस्ट सिस्टम आ जाए। और इसीलिए वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जितने बड़े पावरफुल बिजनेसमैन थे, उन्होंने इन वर्कर्स को, इन लेबर यूनियंस को हटाने के लिए, इनके कब्जे से देश को बचाने के लिए क्या किया? फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिया फैसिज्म को। अब याद रखिएगा, किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए, किसी भी बड़े आंदोलन को तैयार करने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, और पैसे की प्रॉब्लम मुसोलिनी के पास नहीं होने वाली है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट, लैंडलॉर्ड सब डरे हुए हैं सोशलिज्म से, और उनके पास अब ये फंड्स आ चुका है, ठीक है ना। इसीलिए उनको पैसों की कमी नहीं होगी अपनी पार्टी को आगे ले जाने के लिए। और क्या हुआ? एक और बड़ी समस्या थी, फैसिज्म क्यों आया दुनिया में? लीग ऑफ नेशन, जिसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था, वो एक बहुत ही कमजोर इंटरनेशनल बॉडी थी। एक तरह से कहे कि उसके पास कोई पावर ही नहीं था, वो अपने एम्स को अचीव नहीं कर पाई। उसने फैसिज्म को, उसने नाजिज्म को चेक नहीं कर पाया, उसने डिक्टेटर्स को राज करने से रोक नहीं पाया। वो चाहता तो क्या करता? मुसोलिनी को एब्नीसिया, हाँ मैंने बताया था, मुसोलिनी ने एब्नीसिया को कब्जा कर लिया, मुसोलिनी ने अल्बानिया को कब्जा कर लिया। चाहता तो वो अपनी पावर से रोक सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं। तो जब किसी डिक्टेटर को आप रोकोगे नहीं, तो उसकी शक्तियां और बढ़ जाएंगी, उसका घमंड और बढ़ जाएगा, और वह तो अब विश्व युद्ध करने लगेगा, क्योंकि उसको अपनी पावर पे घमंड है। और यही हुआ। इसके एम्बिशियस प्लान वर्ल्ड को एक नई मुसीबत में ले गए। इनका चेहरा अच्छे से देख लो, अब आप पहचानो कौन है ये, बेनिटो मुसोलिनी। तो इनकी लीडरशिप भी चेरिस्मेटिक थी। ये अपने आप में एक बहुत ही कमाल के लीडर थे। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट चेरिस्मेटिक, जिसे कहते हैं ना, मैग्नेटिक पर्सनालिटी वाले व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी स्पीचेस में इटली को याद दिलाया कि कितना महान, कितना ग्लोरियस था रोमन एम्पायर। तो हम अपने देशवासियों को यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी ग्लोरी, आपकी महानता आपको वापस दिलाएंगे। हम इटली का मान सम्मान जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद खत्म हुआ है, उन्हें वापस दिलाएंगे। सोचिए, जब लोग को, देशवासियों को कोई ऐसी स्पीच देगा, तो देशवासी सब इसी को सपोर्ट करेंगे। और मुसोलिनी ने जब अपने आप को पावरफुल बना लिया, देश का लीडर बना दिया, तो अपना नाम रखा ड्यूस, जिसका मतलब होता है द लीडर। इसने अपने आप को टाइटल दे दी DUCE,
किसने? मुसोलिनी ने, और बन गया देश का सबसे सुप्रीम लीडर। आइए देखें इसके एम्स क्या थे। तो मैंने बता दिया डिक्टेटर वाली सारे एम्स होंगे इसके, क्योंकि डिक्टेटर लोग क्या सोचते हैं, पूरे देश का राज्य मेरे हाथ में हो, पूरे देश की पावर, इकोनॉमी, लॉ सब मेरे कंट्रोल में हो। तो फैसिज्म डेमोक्रेसी का विरोधी है, एंटी मतलब होता है अपोजिट, एंटीथीसिस ऑफ डेमोक्रेसी। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं चलने वाली, वहां पे वोटिंग का सिस्टम बंद। अब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक ही व्यक्ति देश में रूल करेगा और वो होगा इटली में रूल करने वाला मुसोलिनी। फैसिस्ट वो लोग वन पार्टी वन लीडर पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि अगर देश में एक लीडर होगा तो देश ज्यादा अच्छे से गवर्न होगा, गवर्नमेंट बहुत स्टेबल रहेगी, बार बार सरकारें गिरेंगी नहीं। और क्या मानना था, फैसिस्ट मानते थे कि कंट्रोल बाय ओवर ऑल सेक्शन, किसी एक पे कंट्रोल नहीं करना है गवर्नमेंट को, कंट्रोल गवर्नमेंट का हर एक पे होना चाहिए। अब वो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे कैपिटलिस्ट हो, चाहे लेबर हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, सबको किसके अंडर में रहना है, एक लीडर के अंडर में सबको काम करना है। ये उनकी सोच थी। फैसिस्ट चाहते थे देश में देश प्रेम सर्वोपरि हो, ये अच्छा पॉइंट है इनका। दे वांटेड टू शो नेशनलिज्म इज ओवर इंडिविजुअलिज्म, एक व्यक्ति का हित नहीं, देश का हित सबसे सर्वोपरि है। मतलब किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संस्था को देश के आगे झुकाना या दबाना पड़े या उसको कुर्बान करना पड़े तो कुर्बान कर दो, पर किसको ऊपर ले जाओ, देश को, क्योंकि देश सर्वोपरि है। देश से बड़ा, देश प्रेम से बड़ा कोई भी प्रेम नहीं है। तो अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा प्रिंसिपल था। दे बिलीव, ये फैसिज्म क्या बिलीव करते थे कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट मतलब देश का भविष्य, देश का लाभ सबसे ऊपर होना चाहिए, सबसे टॉप में होना चाहिए। किसी व्यक्ति का लाभ हित ज्यादा बड़ा नहीं है, देश का हित सर्वोपरि है। और लास्ट में फैसिज्म एग्रेसिव तरीके से काम करना चाहते। एग्रेसिव मतलब सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, यस अटैक। एग्रेसिव वे में क्या करना चाहते थे, दुनिया को अपनी बात बनाना चाहते थे, वॉर करके वो दुनिया को झुकाना चाहते थे। उनको वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरिंग नेशनल इंटरेस्ट, अपने देश की पावर, अपने देश की सत्ता को दुनिया में फैलाने का एक ही तरीका था और वो था युद्ध। राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली। तो किस तरह से फैसिज्म पूरी इटली में फैल गया, कैसे उसका इटली में क्या क्या इफेक्ट कैसे फैला, ये देखिए। तो मुसोलिनी ने, मैंने बताया, रोम पे मार्च किया और मुसोलिनी पहुंचे और वहां के राजा विक्टर इमैनुअल इतने अच्छे थे, कहे आओ आओ भैया गद्दी ले लो, आओ तुम ही बन जाओ गवर्नमेंट। मुसोलिनी ने इसका फायदा लिया और अपने आप को डिक्टेटर बना लिया। सारी मिलिट्री, सारी सिविल पावर अब उसके पास में चले गई। उसके जो ब्लैक शर्ट वाले वर्कर्स थे, जिसको कहते हैं यस ब्लैक शर्ट, क्यों? क्योंकि वो ब्लैक रंग की शर्ट पहनते थे, वो बन गए फैसिस्ट वर्कर्स, वो मिलिट्री के मैन बन गए, आर्मी मैन बन गए। और जब लॉ एंड ऑर्डर उसके कब्जे में आ गया तो उसने हर वो कदम लिया जिससे देश का भला हो सकता है। देश की इकोनॉमिक कंडीशन को उसने सुधारा भी, ये कुछ अच्छे काम किए। देश में जितने स्कूल, कॉलेजेस, लाइब्रेरीज थे, इन सबको उसने फैलाया, कुछ अच्छे काम भी किए। और देश में मिलिट्री को कंपलसरी कर दिया। अब हर व्यक्ति को इटली में यस पहले मिलिट्री फिर कुछ और काम करना है। तो सारे देश में क्या हो गई, सेना तैयार हो गई। अब देशवासी किसी भी युद्ध में लड़ने को तैयार हो गए। तो ये सोच थी मुसोलिनी की, फैसिज्म की। आइए अब आपको दोनों को एक साथ दिखाते हैं, आपको मिलाने वाले हैं दोनों ही वर्ल्ड के सबसे खतरनाक, मैं अपनी भाषा में बोलूं तो गैंगस्टर या माफिया ऑफ द वर्ल्ड। सबसे खतरनाक में से एक आप पहचान गए होंगे इनको, एडोल्फ हिटलर, और दूसरे बेनिटो मुसोलिनी। तो दोनों ही अपने आप में सबसे बड़े गुंडे निकले, मेरे अगर वर्ड में अगर अच्छा शब्द नहीं है, पर एक ऐसे लीडर निकले जिसने वर्ल्ड को एक नई मुसीबत में झोंक दिया। तो नाजिज्म, यस फैसिज्म के बाद अगला जो टर्म आ रहा है वो नाजिज्म। तो फैसिज्म की तरह नाजिज्म की भी एक फिलॉसफी है, एक डॉक्ट्राइन है। तो क्या सोच है, क्या ये डॉक्ट्राइन है, देखिए मिलता जुलता मिलेगा। इट इज द बॉडी ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन मतलब प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल्स ये कहता है, जो नाजी लोग जर्मनी में थे, नाजी लोग जर्मनी थे, उन्होंने ये प्रिंसिपल बनाया था। क्या चाहते थे, देश में क्या हो जाए, अगेन टोटलिटेरियन प्रिंसिपल, अर्थात डिक्टेटरशिप हो जाए पूरे देश में और गवर्नमेंट का रूल चले, एक सिंगल पार्टी का रूल चले। देश में जर्मन ग्रुप्स हो, सिर्फ कौन हो, जर्मन ग्रुप्स, अर्थात रेशियली अपने आप को ये लोग क्या मानते थे, सुपीरियर मानते थे कि इनकी रेस, जो जर्मन रेस है, वो वर्ल्ड में सबसे सुपीरियर, सबसे ऊंची रेस है। और अपने लीडर को, जो उनका सुप्रीम लीडर होगा, उसका नाम होगा फ्यूरर। फ्यूरर का मतलब ही होता है लीडर। जैसे मैंने बताया कि इससे पहले मुसोलिनी ने अपने आप को ड्यूस टाइटल दिया था, वैसे हिटलर ने अपने आप को टाइटल दी फ्यूरर। यस फ्यूरर, जिसका मतलब होता है द लीडर। तो नाजिज्म है क्या और कहां से शब्द आया, आइए थोड़ा इसका वर्ड का अर्थ जाने, कहां से शब्द आया। तो नाजिज्म, देखिए वर्ड है नाजिज्म, जिसका मतलब है नेशनल सोशलिज्म। कहेंगे सर ये कैसे आ रहा है सर, इसमें तो कोई नेशनल सोशलिज्म है ही नहीं। देखिए नेशनल से NA मिला है, क्योंकि जो जर्मन शब्द है सोशलिज्म का वो SOZI है, तो इससे ZI आ गया। तो NA और ZI, मैंने कह दिया
हम और आप इंग्लिश में सोशलिज्म बोलते हैं, जर्मन शब्द है सोशलिज्म, तो जेड आई आता है, तो इससे नाजी बन गया। तो ये जो नाजिज्म शब्द है, ये जो नाजी वर्ड है, देखिए द टर्म नाजी, नेशनल सोशलिज्म वाज द इंसल्ट कॉइन्ड बाय द ओपोनेंट्स। ओपोनेंट्स ने इस शब्द को इस्तेमाल करना शुरू किया था, नाजी का विरोध करने वाले लोगों ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया था, जो नाजी पार्टी के विरोधी थे। हालांकि मैंने बताया हिटलर ने भी वैसे ही उन सबको खत्म कर दिया। तो ये एक आइडियोलॉजी है जो जर्मन नाजी पार्टी, क्या ठीक, जर्मन नाजी पार्टी ने शुरू की थी, जिसका नाम है नाजिज्म। ये भी एक विचारधारा है, ये एक डॉक्ट्राइन है, ये एक प्रिंसिपल है, जिसका नाम है नाजिज्म। अगेन ये प्रिंसिपल चाहता है देश में एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ जाए। क्या चाहते थे लोग, इनका भी मेन मकसद है देश में एक सिंगल व्यक्ति पूरे देश को रूल करे। चाहते थे कि देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, चेंजेस आए, वो देश के हित के लिए आए। वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग होना या मिलिट्री आर्म की ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। देख लीजिए इटली जैसा कहानी कर रहे हैं। वहां पे पीस ट्रीटी को लोग क्या करना चाहते थे, खत्म करना चाहते थे, जो पीस ट्रीटी साइन थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। और क्या चाहते थे, नई टेरिटरीज को कब्जा करना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हम जर्मन लोग दुनिया के सबसे सुप्रीम, सबसे टॉप मोस्ट रेस हैं। और कुछ उनके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी। आइए आपको एक फिगर दिखाते हैं। ये डायग्राम, ये इमेज आपको कुछ याद दिलाएगी। जरा इस इमेज को देखिए, तो आपको इस इमेज में एक व्यक्ति दिखाई देगा बीचों बीच में। मैं उसको हाईलाइट कर दूं क्या? हाँ, ये व्यक्ति को हाईलाइट कर रहा हूं। जरा इसको पहचानिए कौन है। हाँ, अपने स्क्रीन को थोड़ा जूम इन कर लो। आपके पास तो आज मालूम है ना कि YouTube में भी अब जूम इन का पावर आ गया है, 8x टाइम तक जूम इन कर सकते हो। इस व्यक्ति को पहचानिए, ये एक आर्म कॉर्पोरल है। यस, एक आर्म सैनिक है, कॉर्पोरल है, नाम है एडोल्फ हिटलर। क्या नाम है? एडोल्फ हिटलर। तो ये आम नागरिक जो कि ऑस्ट्रिया नाम के देश में पैदा हुआ है, इसमें ऑस्ट्रिया नाम के देश में पैदा हुआ है। देखिए कितनी सैनिकों को लेकर देश की राजधानी पे कब्जा करने जा रहा है। देखिए अपने ही देश की कैपिटल बर्लिन पे कब्जा करने जा रहा है। ये वो सीन है जो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, उस पे वो अटैक करने जा रहा है। आइए जाने कैसे ये हिटलर भी इतना ताकतवर बन गया। एक आम सा सैनिक कैसे इतना सुप्रीम पावरफुल बन सकता है, इसकी कहानी जानते हैं। तो ऑस्ट्रियन था, मैंने बताया था इसकी जन्म कहां हुई थी, ऑस्ट्रिया में हुई थी। और वर्ल्ड वॉर 1 में ये कॉर्पोरल की रैंक में था। सिपाही की रैंक होती है कॉर्पोरल, बहुत छोटी रैंक होती है। और उसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर हुए तो जर्मनी हार गई। उसने फिर वही किया जो हर एक देश प्रेमी को करना चाहिए, अपने देश को इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए प्रोवोक किया। उसने देशवासियों को यकीन दिलाया कि मैं जर्मन लोगों का विश्वास, जर्मन लोगों को न्याय दिलाऊंगा वर्ल्ड से। जो वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी हार हुई है, जो हम तबाही झेले हैं वर्ल्ड वॉर 1 में, उसका मैं बदला लूंगा पूरी दुनिया से। तो देशवासी तो जानते हो इसको सपोर्ट करने लगेंगे। और कुछ ही दिनों में उन्होंने एक पार्टी बनाई, नाम रखा जर्मन वर्कर्स पार्टी। इस पार्टी का नाम चेंज करते उन्होंने रखा नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी पार्टी। यही नाजी पार्टी इस शब्द से वर्ड बनाया गया है, नेशनल सोशलिस्ट। बाद में क्या किया, इसने चुनाव लड़ा पर चुनाव में बुरी तरीके से हार गया। इसकी पार्टी इलेक्शन लड़ी पर राइक्सटैग, वहां की जो लोअर हाउस होता है, जैसे लोकसभा हमारे यहाँ ना, वहां के चुनाव में बहुत बुरी तरह से हार गए। तो इसने देश में कब्जा करने के लिए अटैक कर दिया बर्लिन को। पर यहां की सरकार एक ताकतवर गवर्नमेंट थी और यहां के प्रेसिडेंट ने इसको इंप्रिजन कर दिया, जेल में बंद कर दिया। तो एडोल्फ हिटलर अब चले गए जेल। अब जेल में क्या हुआ, जेल में इसने एक बुक लिखी, नाम था माय कैम्प। माय कैम्प शब्द का मतलब होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है मेरा स्ट्रगल। और जेल से निकलने के बाद ये फिर आए और फिर चुनाव लड़ा। इस बार भी चुनाव हार गए, पर क्योंकि देश में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, यहां के प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, क्या नाम है प्रेसिडेंट का, हिंडनबर्ग ने इन्हें खुद बुलाया और ऑफर कर दिया प्राइम मिनिस्टरशिप। वहां के प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं, जर्मनी में जो प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको कहते हैं चांसलर। और अब तो जानते ही हैं, आपने बैठे बैठाए क्या दे दिया, अपनी मुसीबत। यस, अब देश का लीडर बन गया है एडोल्फ हिटलर। उसके पास तो वैसे ही उसके आर्म्ड मैन हैं, उसके पास हथियारबंद अपने खुद के व्यक्ति हैं जो वॉर पे बिलीव करते हैं, लड़ाई पे बिलीव करते हैं। इन्होंने भी क्या किया, जैसे ही देश में इनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, अपने आप को देश का प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग के मर जाने के बाद। और कुछ समय बाद अपने आप को डिक्लेयर कर दिया डिक्टेटर, है ना, और टाइटल ले ली फ्यूहरर। यस, फ्यूहरर द लीडर, और अपने आप को इटली का, जर्मनी का सुप्रीम लीडर बना दिया। अब उसके बाद तो अब कोई उसको हटाने वाला नहीं है, क्योंकि उसने सारे विरोधियों को चुन चुन के मरवा डाला। किसी भी व्यक्ति को जो उसका विरोध करता था, उसकी पार्टी का विरोध करता था, उसको रातों रात खत्म करा देता। उसके पास एक सीक्रेट आर्मी हुआ करती थी एडोल्फ हिटलर के पास, और ऐसा माना जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाला, मार काट बचाने वाला अगर कोई व्यक्ति था तो वो था। आइए, कॉजेस फॉर नाजिज्म।
तो नाजिज्म क्यों देश में आया जर्मनी में? सबसे बड़ा कॉज, सबसे बड़ा, मुझे अगर कई बार ऐसा कहना पड़े कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज वाज द वन ऑफ द मेन रीजन। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो बनी ट्रीटी, वही दूसरे वर्ल्ड वॉर का कॉज बन जाएगी, तो गलत नहीं है। तो क्या था इस ट्रीटी में? सारा ह्यूमिलेशन, सारी बेइज्जती जर्मनी की हो रही है, सारा हार खा ठीकरा, सारे हार की जिम्मेदारी, वर्ल्ड वॉर 1 की जिम्मेदारी सारी जर्मनी पे लाद दी। अब जर्मन नागरिक तो हताश होंगे। सोचिए, मैं अगर जर्मन नागरिक होता, हमारे देश पे सारा इल्जाम लगाया जाता, तो मेरा तो दिल टूटता ही, मैं पूरी दुनिया से नाराज हो जाता। और वही हुआ। और इसका फायदा किसने लिया? एडोल्फ हिटलर ने लिया। वो लोगों के दिलों को जानता था, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वॉर 1 आया, वर्ल्ड वॉर 1 में ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज इंपोज की गई। ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज से सारे जर्मन नागरिक हेल्पलेस महसूस होने लगे, हताश, हारे हुए महसूस होने लगे। उनको लगा ये जर्मन नागरिकों का बेइज्जती है। और जर्मन नागरिक ने वहां के खुद की गवर्नमेंट, जिसका नाम था वाइमर रिपब्लिक, क्या गवर्नमेंट का नाम था? वहां की गवर्नमेंट का नाम था वाइमर रिपब्लिक। इसका विरोध किया, क्योंकि वाइमर रिपब्लिक ने ही साइन किया था ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज। वहां के जर्मन लोगों ने, वहां के जर्मन नागरिकों ने इसका बहुत विरोध किया, क्योंकि इस ट्रीटी में जर्मनी को फ्रांस, बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क को अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी टेरिटरीज देनी पड़ी। जर्मनी को एक कमजोर देश बना दिया गया। जर्मनी के सारे ओवरसीज कॉलोनीज, जिसपे कभी जर्मनी रूल करता था वर्ल्ड वॉर 1 से पहले, वो सारी अलाइज ने छीन ली। अलाइज मतलब जीते हुए देशों का समूह, वर्ल्ड वॉर 1 में जिन्होंने जीता था। और जर्मनी को बहुत बड़ा युद्ध का दंड देना पड़ा, $33 बिलियन। जी हाँ, इतना बड़ा उस पर युद्ध का टैक्स लगाया गया, बर्डन लगाया गया। और जर्मनी को कहा गया कि अब आपकी सेना सिर्फ और सिर्फ 1 लाख होगी। 1 लाख विल बी द टोटल नंबर ऑफ आर्मी मैन। सोचिए, अब देश को हम क्या कर रहे हैं? कमजोर कर रहे हैं। ट्रीटी के लोगों, इस ट्रीटी को जर्मन लोगों ने बेहद विरोध किया। बट मैंने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लोगों को यह यकीन दिलाए कि जर्मनी वापस ताकतवर बन सकता है। और जिसने लोगों को यकीन दिलाया, जर्मन नागरिक को सम्मान दिलाने का वचन दिया, प्रॉमिस किया कि हम जर्मनी को वापस एक सुपर पावर बनाएंगे और वापस जर्मनी को, ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज है, उसको कूड़े के डस्टबिन में फेंक देंगे। हाँ, उसने करके दिखाया लोगों के सामने। क्या किया हिटलर ने? इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज का मजाक उड़ाया और इसको मानने से मना कर दिया। जो उसे कहा गया था कि सेना कम करनी है, उसने अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दी। उसे कहा गया था कि आपको अपनी नई आइलैंड्स को कैप्चर नहीं करना है, उन्होंने नई कॉलोनीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। हर वो काम जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज में लिखा था, उसका उल्टा शुरू कर दिया। और इससे देशवासियों का विश्वास जीता। और फैसिज्म की तरह, जैसे इटली में फैसिज्म आ गया, वैसे जर्मनी में नाजिज्म आ गया। लोगों ने एडोल्फ हिटलर पे पूरा भरोसा कर दिया। और क्या हुआ? अगेन कम्युनिज्म का डर यहां भी आ गया। जैसे मैंने बताया, रशिया में कम्युनिज्म आया, अर्थात वर्कर्स ने पूरे देश को कब्जा कर लिया। तो जर्मनी के नागरिकों को भी लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि यहां पर भी कम्युनिस्ट लोग आ जाएं। कम्युनिस्ट लोग बहुत तेजी से पावरफुल हो रहे थे और इनकी बहुत सारी सीट्स वहां की पार्लियामेंट का नाम है, देखिए, राइक्सटैग। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट है, वैसे वहां की पार्लियामेंट है राइक्सटैग। तो राइक्सटैग में किसकी जीत हो रही थी? कम्युनिस्ट लोगों की जीत हो रही थी। ये कम्युनिस्ट मतलब सोशलिस्ट लोग, जहां पे वर्कर्स लीडर होते हैं, जहां पे वर्कर्स को सबसे ज्यादा सुप्रीम पावर माना गया। तो हिटलर ने लोगों को चेतावनी दी। हिटलर ने बताया कि किस तरीके से कम्युनिस्ट लोग देश को बर्बाद कर देंगे। और ऐसा ना हो, ये कम्युनिस्ट लोग क्योंकि रशिया के अंडर में है, अर्थात इनका प्राइम लीडर, सबसे बड़ा लीडर कौन है? रशिया है। और पूरी दुनिया में रशिया क्या कर रहा था? कम्युनिज्म और सोशलिज्म स्प्रेड कर रहा था। तो कहीं ऐसा ना हो कि रशिया का कंट्रोल हमारे देश पे हो जाए। लोगों ने भी हिटलर की बात को माना, लोगों ने भी इस हिटलर के इन्फ्लुएंस को माना और इसको सपोर्ट किया, इनकी पार्टी को सपोर्ट किया, क्योंकि अब एक ही पार्टी बची थी जो इस कम्युनिज्म को हरा सकती थी देश में, और वो थी नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको नाजी पार्टी नाम दिया। आइए, और क्या समस्या आई? वही समस्या जो इटली में थी, देश में इकोनॉमिक क्राइसिस। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। इंडस्ट्रीज ठप हो गई थी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ठप हो गया था, जर्मनी की कॉलोनीज छीन ली गई थी, सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गए थे। देश में था तो सिर्फ एक चीज, वो थी बेरोजगारी और गरीबी। पूरा देश बर्बादी के कगार पे था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में देश तबाह हो गया था। तो अब लोगों का विश्वास जताना, यस, लोगों को वापस यकीन दिलाना कि उनको रोजगार मिलेगा, ऐसा करने वाला व्यक्ति था एडोल्फ हिटलर। इसीलिए सब लोगों ने उनको नाजिज्म को सपोर्ट किया। आया अगला रीजन, रीसर्जन ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अपने आप को हारा हुआ देश मान लिया। लोग नाराज थे, दुखी थे, उनका दिल टूटा हुआ था जर्मन लोगों का। पर हिटलर ने उनको यकीन दिलाया। हिटलर ने यकीन दिलाया कि मैं हूं तुम लोग के साथ, मैं तुम्हारे पूरे प्रेस्टीज को, तुम्हारे देश के सम्मान को तुम्हें क्या करूंगा? वापस दिलवाऊंगा। मैं जर्मन नागरिकों को पूरा यकीन दिलाता हूं कि मैं जर्मनी की खोई हुई सम्मान, जर्मनी का जो छीना हुआ सम्मान है, वो दुनिया से छीन लूंगा। मैं दुनिया को झुका दूंगा जर्मनी के आगे। अब जब ऐसा कोई जर्मनी को क्या करेगा, हाँ, जर्मन नागरिकों को कोई भाषण देगा तो क्या होगा? इमेजिन करिए, सारे जर्मन नागरिक उसी को प्रेम करेंगे। और वही हुआ।
वहां पे देश प्रेम भी अगेन चरम सीमा पे पहुंच गया। वहां के लोग जो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यस फ्रीडम चाहते थे, वो जर्मनी के नागरिकों को इन्होंने प्रॉमिस किया और कहा हम देश में फिर से नई मिलिट्री, एक नई ताकत के साथ क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम एक नए आर्म फोर्सेस के साथ तैयार करेंगे और ऐसा उसने किया भी। नेक्स्ट रीजन रहा है एंटी सिमेंटिक प्रोपेगेंडा। हाँ, एक बहुत बड़ा, ये एंटी सिमेंटिक मतलब होता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जर्मनी में हार का कारण हिटलर ने क्या बताया लोगों को? हिटलर ने बताया, एडोल्फ हिटलर ने बताया कि नाजी पार्टी विरोध करती है ज्यूज का। ये ज्यूज कौन होते हैं? ज्यू एक धर्म होता है। यस, उन्होंने ज्यूज को ट्रेटर माना। ट्रेटर क्या होता है? गद्दार, जिसने देश की गद्दारी की है। तो उन्होंने माना कि ज्यूज ने ही अलाइज को मदद की है। अलाइज कौन थे? याद रखिएगा, विनिंग कंट्रीज, उनको मदद की है और वो ज्यूज को इसका सजा देना चाहते और उन्होंने ज्यूज को चुन चुन के जर्मनी में मार दिया। आपको पता होना चाहिए, मोर देन 6 मिलियन ज्यूज वर आइदर किल्ड और वर सेंट टू प्रिजन्स। उनको चुन चुन के 6 मिलियन ज्यूज को देश से खत्म कर दिया हिटलर ने इस पॉलिसी को बनाकर, क्योंकि युद्ध का सारा इल्जाम उन्होंने किस पे डाल दिया? ज्यूज पे। उन्होंने ये इल्जाम लगाया ज्यूज पे कि ज्यूज ही क्या कर रहे हैं, इंफीरियर रेस के लोग हैं और ये जर्मन के विरोध करते हैं, ये अमेरिका का सपोर्ट करते हैं, ब्रिटेन का सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ज्यूज को मारो। और सच में ऐसा हुआ भी। और क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। नाजी पार्टी तो पावर में आई है ना, नेशनल जर्मन पार्टी तो पावर में आ गई, ठीक है, नेशनल पार्टी तो इसकी ताकतवर बनती गई, पर कोई विरोध करने वाला तो भी तो बचना चाहिए। तो इनके विरोधी क्या हो गए? खत्म हो गए। इनके पास कोई भी विरोध करने के लिए नहीं। नतीजा, जब पार्लियामेंट में आया तो भी इसके पास क्या था? अकेले था और इसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और मैंने कहा ना, इसने चुन चुन के सारे दुश्मनों को क्या कर दिया? अपनी हुई छुपी हुई सेना से, अपनी हिडन आर्मी से, सीक्रेट आर्मी से उसको खत्म करवा दिया। और सबसे बड़ी खास बात आई इसकी खुद की पर्सनैलिटी। वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लव्ड ओरेटर्स, बेस्ट स्पीच देने वाले व्यक्तियों में से इसका नाम आता है, हिटलर जी का। ये भी एक चरिस्मेटिक व्यक्ति थे और इसके अंदर वो सारी क्वालिटी थी जो लीडर में होनी चाहिए। ये एक बहुत ही चालाक पॉलिटिशियन थे, ब्रेव सोल्जर थे। इन्होंने लोगों के विचार को देश प्रेम की भावना में बदल दिया और उनको यकीन दिला दिया कि वो जो बोल रहे हैं वही सच है और वही देश के लिए हितकारी है। और गलती से इस देश को, जर्मनी को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ढके। अपनी इस लालच की वजह से, अपने इस देश प्रेम को एक्सेसिव यस पाने के चक्कर में दुनिया के एक नए युद्ध में ढकेल देंगे। और यकीन क्योंकि दिला रहे थे बार बार कि हम देश को उसका खोया हुआ सम्मान, वर्ल्ड वॉर में हारे हैं ना, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जीत करके क्या करेंगे? ये बदला लेंगे। और आप तो जानते ही हैं, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी बर्बाद हो जाएगा। दोनों वर्ल्ड वॉर जर्मनी हार जाता है। चलिए, एम्स ऑफ नाजिज्म। तो नाजिज्म के बारे में मैंने बताया, हिटलर ने खुद लिखा है अपनी बुक मैं कैंप में, जब वो जेल में थे। तो उसमें एक बेसिक एम रखा था, देश में नेशनलिज्म को बढ़ावा देना। एक्सॉल्ट मतलब होता है प्रचार करना, सबसे ज्यादा रिजॉइस करना। देश प्रेम सर्वोपरि है और वो चाहते थे देश में किसी एक लीडर का रूल हो और किसी एक पार्टी की पूरे देश में पावर हो। और वहां पे इंटरनेशनलिज्म पसंद नहीं है, पीस एंड हार्मनी उनको पसंद नहीं है। डेमोक्रेसी तो चाहते ही नहीं देश में आए, अर्थात चुनी हुई सरकार नहीं चाहिए क्योंकि वो स्टेबल नहीं होती है। और चाहते हैं यूज ऑफ वॉर हो, यूज ऑफ फोर्स हो। एक्सटॉल वॉर मतलब होता है प्रमोट वॉर करना, हर काम के लिए वॉर को इंपॉर्टेंस देना। और वो चाहते थे अपने जर्मन नागरिकों की सुप्रीमेसी पूरी दुनिया को बताना, और ज्यूज से वो हेट करते थे। और कुछ सिमिलरिटीज है क्या? तो मैंने कहा है बहुत सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। दोनों की सोच, दोनों की मानसिकता, दोनों की आइडियोलॉजी एकदम सेम है। क्या सिमिलरिटी आई है? दोनों वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को हेट कर रहे थे, दोनों बोथ हेटेड। दोनों के देशों में क्या हुआ था? इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, दोनों के देशों में गरीबी आ गई क्योंकि एग्रीकल्चर बर्बाद हो गया, ट्रेड बर्बाद हो गया वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। दोनों, इटली में भी और जर्मनी में भी, दोनों में डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी। वहां चाहते थे कि सिर्फ वन पार्टी रूल हो और एक सिंगल डेमोक्रेट, एक सिंगल टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो, और वही हुआ भी वहां पर। दोनों अपने देशवासियों को कम्युनिज्म या सोशलिज्म से डरा रहे थे कि कहीं सोशलिज्म ना आ जाए, कहीं पे सारे देश में वर्कर्स का ना पावर आ जाए और सारे इंडस्ट्रीज खत्म ना हो जाए। तो इस डर से क्या हुआ, इनकी ग्रोथ हुई। लास्ट में इन देशों में गवर्नमेंट बहुत स्टेबल नहीं बन पा रही थी, अर्थात चुन रहे थे लोग, वोटिंग हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर चुना जा रहा था, पर स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन पा रही थी। तो लोगों को लगा कि कोई एक ऐसा हो जो एक स्टेबल सरकार दे, एक स्थिर गवर्नमेंट दे दे। और क्लास कॉन्फ्लिक्ट का भी डर था वहां पर, रिच एंड पुअर क्लास के बीच में झगड़ा चल रहा था। तो इसको भी दूर करने के लिए उनको लगा कि एक सिंगल लीडर हो, और यही उनका फायदा मिला। और एक सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है दोनों में, वो था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन दोनों ही डिक्टेटर्स को रोक नहीं पाया क्योंकि उसके बाद अपनी खुद की स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। क्या आप जानते हैं कि लीग ऑफ नेशन को कब फॉर्म किया था? नेम द ईयर। हाँ प्लीज थोड़ा गूगल कर लो, सर्च कर लो, और या तो आप क्या करो, मेरे नाम से चैप्टर कर लो। हाँ, आपने ही प्यार से मुझे जो नाम दिया है गूगल सर्च फॉर ICSE, तो आप मेरे ही नाम से चैप्टर का नाम लगाओ और गूगल कर लो, करके देखो और फिर मुझे बताओ, ठीक है? चैप्टर का नाम लिखो और लिख दो बाय सर तरुण पानी। तो लीग ऑफ नेशन
कब बना, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप मुझे क्या करेंगे, इस आंसर का रिप्लाई देंगे। ठीक है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। सिमिलैरिटी बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। तो फैसिज्म आया, नाजिज्म आया देश में, दोनों की फिलॉसफीज, दोनों की थॉट प्रोसेस एक था, दोनों एक सिंगल पार्टी में बिलीव करते थे, डिक्टेटरशिप में बिलीव करते थे, दोनों डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। दे हेटेड, डिस्पाइज मतलब होता है हेटेड, दे हेटेड डेमोक्रेटिक सिस्टम, और वो चाहते थे कि देश सुप्रीम है, देश सर्वोपरि है, और इसके लिए अगर किसी का फंडामेंटल राइट छीनना पड़े, किसी के फ्रीडम को छीनना पड़े तो एकदम छीन लो। वहां पे एक सिंगल पार्टी का रूल, एक सिंगल लीडर का रूल चाहते थे देश में, और यही हुआ भी। वहां पर एग्रेसिव चाहते थे नेशनलिज्म हो, अर्थात देश प्रेम हो, पर बेहद देश प्रेम हो, और इंपेरियलिज्म के लिए, दूसरे देश को कॉलोनी बनाने के लिए बुरा नहीं मानते थे। अपने देश को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी पावर एंड प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए वो चाहते थे दुनिया के दूसरे देशों को गुलाम बनाना, जिसे हम कहते हैं इंपेरियलिज्म। ये उनकी सोच थी। और दे रिगार्डेड वॉर को वो अपना एक तरीका मानते थे, कैसे हम अपने देश को और बढ़ा सकते हैं और अपनी शक्तियां बढ़ा सकते हैं। लास्ट, वहां पे देश प्रेम इंटेंस था, एकदम बेहद देश प्रेम, डेमोक्रेसी के एकदम खिलाफ और कम्युनिस्ट और सोशलिज्म के एकदम अगेंस्ट। अर्थात चाहते थे देश में क्या हो, कोई सोशलिस्ट या वर्कर्स क्या हो, देश के लीडर्स ना हो, वहां पे लीडर हो तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो। इस तरीके से ये पूरा चैप्टर एक्सक्लूसिवली, यस, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, वन शॉट पे मैंने आपके लिए फिनिश कर दिया है।